नमस्ते, सदावस्तले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप हेडलाइंस है, एचएएल और इंडियन एयरफोर्स ने उन विदेशी लॉबीज को खरी खोटी सुनाई है जो भारत को ये कह रहे हैं कि भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को खरीदना नहीं चाहता। टर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ पाकिस्तान की नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन ने अनका एस ड्रोन के लिए समझौता किया। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने तेजस MK2 के व्हील और नोजल टायर्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया। भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत समुद्री अभ्यास में भाग लेने गुआम पहुंचे। रक्षा सेवाओं के खिलाड़ियों को 23 अगस्त को सम्मानित करेंगे रक्षा मंत्री। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर के देशों में अपनी चल रही तैनाती के हिस्से के रूप में 21 अगस्त को अमेरिका के एक द्वीप गुआम पहुंचे। दोनों जहाजों को ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच वार्षिक अभ्यास मालबार 21 में भाग लेने के लिए निर्धारित किया गया है। दोस्तों, इस अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय जहाज शिवालिक और कदमत नवीनतम स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट और एंटी सबमरीन कॉर्वेट है। ये विशाखापट्टनम के पूर्वी नौसेना कमान में स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 अगस्त को पुणे में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में रक्षा सेवाओं की तरफ से ओलंपिक में भाग लेने वालों को सम्मानित करेंगे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भाला सूबेदार नीरज चोपड़ा समेत टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सशस्त्र बलों के कर्मियों को इस मौके पर सम्मानित किया जाएगा। कहा जा रहा है कि आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह परिसर में स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट रख सकते हैं। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि 4.5 और 5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के विवाद को लेकर आ रही है। दरअसल एचएएल और इंडियन एयरफोर्स ने उन विदेशी लॉबीज को खरी खोटी सुनाई है जो ये कह रहे हैं कि भारत ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को खरीदने से मना किया है। इसका जवाब देते हुए एचएएल के चेयरमैन ने कहा कि तेजस MK2 का विकास और एम का प्रोग्राम 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के समांतर चल रहा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बनेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ देश 5th जनरेशन प्रोग्राम के लिए आपस में जुड़े हैं, लेकिन वो अभी भी 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि उन्हें मेंटेन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाना न केवल महंगा है, बल्कि इसके हथियारों की लोडिंग के लिए भी समझौता करना पड़ता है। जहां यूके, फ्रांस, जर्मनी ने 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को स्किप करके सीधा 6th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोग्राम पर वो काम कर रहे हैं। भारत 5th जनरेशन प्रोग्राम को स्किप नहीं करेगा। साथ ही 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को 2050 तक ऑपरेट करेगा। यानी ये 4.5 जनरेशन वाले फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा नए एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम से, जो कि किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट के खिलाफ काम करेंगे। यानी कि विदेशी लॉबीज जो हमेशा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ ना कुछ मक्खन लगाती रहती है, और भारत ने इस मक्खन को दरकिनार करते हुए अपने प्रोग्राम की तरफ जब से आगे बढ़ा है, तब से ये भारत की टांगे खींच रहे थे। लेकिन अब जवाब मिल गया होगा, और भारत ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है कि जो देश ऑलरेडी 5th जनरेशन प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं, वो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को भी मेंटेन कर रहे हैं। और यही नहीं, कुछ देश सीधा 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में जा रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो भी 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को मेंटेन कर रहे हैं। तो साफ तौर पर ये जाहिर है, और ये कहीं ना कहीं अमेरिका और रशिया, जो कि भारत के पीछे पड़े हुए हैं अपने फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए, खास करके 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए, ये जो जवाब आया है इंडियन एयरफोर्स और एचएएल की तरफ से, वो एक समझने वाली बात इन लोगों को होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि भारत स्वदेशी रूप से अपने 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट या फिर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को आगे बना सके, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमेशा भारत इन पे डिपेंड रहे और इनको लगातार पैसा मिलता रहे, ताकि ये अपना बिजनेस और कर सके। अगर इन लोगों को इतनी ही समझ थी तो भारत के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंजन को क्यों नहीं शेयर कर देते, इंजन की तकनीक को क्यों नहीं शेयर कर लेते। नहीं करनी है, उनको मालूम है भारत का एवियोनिक्स के क्षेत्र में काफी अच्छा हाथ हो चुका है। यही नहीं, फाइटर एयरक्राफ्ट के डिजाइन को भी लेकर भारत की काफी चर्चा की जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंजन में हम लोग मात खाते हैं, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है। हालांकि मैंने कल के डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत रोल्स रॉयस के साथ एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम पर काम करने वाला है। हालांकि वक्त थोड़ा सा लगेगा, लेकिन चीज अपनी बनकर सामने आएगी। आपको क्या लगता है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को लेकर आई है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है, जिसमें तेजस MK2 के मेन व्हील टायर्स और नोज व्हील टायर्स के लिए डिजाइन, डेवलपमेंट, क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन, साथ ही इसके अलावा 50 एयरवर्थी मेन टायर्स की सप्लाई करनी है। और ये जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो केवल और केवल भारतीय वेंडर्स के लिए है। ये जो व्हील सप्लाई किए जाएंगे वो
ग्राउंड फंक्शन को सपोर्ट करने के अलावा किसी भी तरह के एयरफील्ड से ऑपरेट होने में सक्षम होने चाहिए, चाहे वो कन्वेंशनल एयरफील्ड हो या फिर शॉर्ट और रिपेयरेबल एयरफील्ड स्ट्रिप हो। यही नहीं, ये जो प्रोटोटाइप बनकर सामने आएगा उसे अपने एक्सेप्टेंस टेस्ट और क्वालिफिकेशन टेस्ट के लिए एडीए क्वालिफाई करेगा और इसके बाद अप्रूवल के लिए इसे सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन के द्वारा इसे फाइनली अप्रूव किया जाएगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि दो सांपों को लेकर आ रही है। जी हाँ, टर्की और पाकिस्तान को लेकर। दोस्तों, जैसे कि हाल के डिफेंस अपडेट में मैंने बताया था कि भारत की कंपनी ने टर्की की ड्रोन कंपनी के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के साथ करेगा ड्रोन्स बनाने के लिए। तो ऐसे में अब ये जो दोनों सांप हैं, यानी कि पाकिस्तान और टर्की, इन्होंने भी एनका-एस के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया है। आपको बता दें कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री और पाकिस्तानी नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन ने कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर साइन किया है इस्तांबुल में। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये दोनों ही संस्थाएं, यानी कि ये दोनों ही सांप संयुक्त रूप से एनका-एस ड्रोन कंपोनेंट्स को बनाएंगे, जो काम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य यह है कि इस ड्रोन की क्षमताओं को बढ़ाना। एनका-3 हाई पावर एयरबोर्न सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर से लैस है। टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री ने कहा कि एनका-एस ड्रोन 4 लेजर गाइडेड स्मार्ट माइक्रो एम्यूनिशन ले जा सकता है। इसकी पेलोड की क्षमता 350 किलोग्राम है और ये 30 घंटे तक हवा में रह सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि पाकिस्तान को लेकर आ रही है। एक बार फिर से पाकिस्तान में हमला हुआ है, वो भी बलूचिस्तान में। पाकिस्तान का सबसे अशांत प्रांत बलूचिस्तान में 3 दिन में दूसरा हमला हो चुका है। गिचिक इलाके में आतंकवादियों के एक हमले में पाकिस्तानी सेना के एक कप्तान की मौत हो गई, जबकि 2 सैनिक घायल हो गए। यह हमला उस समय हुआ जब सेना का वाहन आतंकियों की ओर से बिछाए गए आईईडी से टकरा गया। आईईडी से टकराने के बाद वाहन के परखच्चे उड़ गए। बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में बलूचिस्तान के अशांत हिस्से में हिंसा तेजी से देखने को मिली है। ग्वादर में एक आत्मघाती हमले में चीनी नागरिक को जो वाहन ले जा रहा था उसे भी निशाना बनाया गया, जिसमें कि उनका नागरिक घायल हो गया। हालांकि इसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। अब बलूचिस्तान में आतंकी हमले तेज होने की वजह से पाकिस्तान के साथ साथ चाइना की टेंशन भी बढ़ गई है। इसकी वजह यह है कि चाइना का अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट सीपेक यहां से होकर गुजरता है। पाकिस्तान इसे सुरक्षा देने में अभी तक नाकाम साबित हुआ है, जिसे लेकर ड्रैगन परेशान हो चुका है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि इजराइल से आ रही है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के हमास शासकों के हथियार डिपो पर तड़के बमबारी की है। इससे पहले सीमा पर लगी बाड़ पर हिंसक प्रदर्शन में दोनों तरफ के कुल 25 लोग जख्मी हुए थे। गाजा के हमास शासकों ने इजराइल और मिस्र की नाकेबंदी के खिलाफ ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन किया था, जिसमें कि सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया था और इसमें हिंसा भड़क गई थी। इजराइल की सेना ने बताया कि हिंसक प्रदर्शन की प्रतिक्रिया में लड़ाकू विमानों ने गाजा के हमास शासकों के हथियार रखने और बनाने वाले डिपो को निशाना बनाया। साथ ही फिलिस्तीनी इनक्लेव के पास क्षेत्र में सेना ने अतिरिक्त सैनिक भी तैनात कर दिए हैं। हालांकि हवाई हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। तो दोस्तों, ये है अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।